के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में आप देखेंगे बाबा साहब के तर्कों के आगे नतमस्तक हुए राजा महाराजा। राजा महाराजा नहीं चाहते थे कि भारत संघ में, भारतीय गणराज्य में चुनाव हो और चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाए जनता के द्वारा। ऐसा राजा महाराजा नहीं चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने जब गोलमेज सम्मेलन, खासकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, संघीय ढांचा समिति की जो बैठक होती है 16 सितंबर 1931 को, सामान्य साथियों, इसमें बाबा साहब पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि प्रतिनिधियों को जो चुना जाए वो जनता के द्वारा चुना जाए, जबकि राजा महाराजा ऐसा नहीं चाहते थे। और जब राजा महाराजा नहीं चाहते थे तो बाबा साहब ने ऐसे कौन से तर्क प्रस्तुत किए गोलमेज सम्मेलन में कि राजा महाराजा भी नतमस्तक हो जाते हैं और बाबा साहब की बात पर सहमत हो जाते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश में ये बहुत ही खास बिंदु लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें बाबा साहब यहाँ पर चुनाव प्रणाली को सर्वोपरि मानते हैं और क्या कुछ कहते हैं। इसी बीच हम आपको बता दें, संघीय ढांचा समिति के एक सदस्य कर्नल हक्सर बाबा साहब से नोक झोंक करते हैं। बाबा साहब यहां तक कह देते हैं कि आप अपनी बात को बदल रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जी नहीं, मैं अपनी बात को बदल नहीं रहा हूं। आखिर ऐसा कौन सा बिंदु आया, कौन सी बात आई जिस पर ये नोक झोंक शुरू हो जाती है। तब बाबा साहब विस्तार से यहाँ पर अपने सिद्धांत को क्लियर करते हुए कहते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश से विस्तार से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं कि आखिर राजा महाराजा चुनाव के सिद्धांत बाबा साहब चाहते थे, जो चुनाव का सिद्धांत अपनाया जाए उसका विरोध क्यों करते थे और अंततः वो नतमस्तक क्यों हुए बाबा साहब के समक्ष। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश में हम विस्तार से शुरू करते हैं। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने यहाँ पर रोका था कि डॉक्टर अम्बेडकर ये बाबा साहब भी अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाए। तब कर्नल हक्सर कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, क्या आप हमें अपनी अभी बटलर समिति की रिपोर्ट का संदर्भ बताएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने बटलर समिति का यहाँ जिक्र किया है, संदर्भ दिया है, जिक्र किया है। तब कर्नल हक्सर कहते हैं कि बटलर समिति का अगर रिपोर्ट का संदर्भ आप हमको बताएं तो बेहतर रहेगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा। कर्नल हक्सर कहते हैं क्योंकि आपने उनके इस दावे का संदर्भ दिया है कि राजनीतिक विभाग महत्वपूर्ण राज्यों में नियुक्तियां किया करता है। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ठीक है कर्नल हक्सर, हम विवाद में नहीं भटकेंगे, लेकिन अगर सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया तब हमें और कई परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तब कर्नल हक्सर बाबा साहब से कहते हैं, आप बात को बदल रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको संदर्भ बताऊंगा। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से आप सुन रहे हैं और जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। इस खंड 5 में जो संपूर्ण कार्यवाही प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की है वो हूबहू हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पेज नंबर 122 से लेकर 124 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपको संदर्भ बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि इसे मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं अब इसे जोर देकर कह रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हम सारे भारत के लिए संघीय संविधान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस दूसरी बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि हम यहां सिर्फ सरकार के रूप में परिवर्तन एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में करने की इच्छा से इकट्ठे नहीं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो वही सरकार सबसे अच्छी होती है। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, लेकिन मेरा विचार है कि हम सभी इस बात पर एक मत हैं कि उत्तरदायी सरकार ही सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो सकती है। बाबा साहब की नजर में जो उत्तरदायी सरकार है, जो जिम्मेदार सरकार है, वो सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो सकती है। उत्तरदायी सरकार यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी, और जनता के प्रति वही उत्तरदायी होगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा, चुनाव के द्वारा, न कि नामजदगी के द्वारा। सामान्य साथियों, यही बात बाबा साहब स्पष्ट ढंग से आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए
संघीय सरकार बनाने के बारे में मैं हर संभव छूट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी ऐसी छूट को देने या कोई ऐसा समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं जिससे हमें संघीय सरकार का केवल अस्थिपंजर प्राप्त हो और उसकी आत्मा अर्थात उत्तरदायी सरकार उसमें से नदारद हो। सच तो यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजा महाराजा चुनाव के सिद्धांत का विरोध क्यों करते हैं। पुराने जर्मन साम्राज्य में भी वहां के राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया था कि निचले सदन का गठन राज्य की जनता द्वारा चुने हुए लोगों से होना चाहिए। जहां संघीय इकाइयों की अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए मैं उनकी आपत्ति को समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इन देशी राज्यों की संघीय विधानसभा का गठन वहां की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि उनके राज्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि राज्यों में विधानमंडल होने चाहिए जो उनके प्रशासन पर नियंत्रण रखेंगे, तब उनकी आपत्ति को मैं समझ सकता था, लेकिन हम तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कृपया हमें अपने राज्य को चुनाव क्षेत्र में बांटने की अनुमति दीजिए और आप अपनी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने दीजिए जो जहां संघीय विधानमंडल में बैठेंगे और मत दिया करेंगे। ये प्रतिनिधि आपके विशेष मामलों के बारे में निर्णय नहीं करेंगे, वे आपके राज्य के मामलों में दखल नहीं देंगे, बल्कि समूचे भारत से संबंधित मामलों पर विचार किया करेंगे। इसलिए देशी राज्यों की दृष्टि से क्या आपत्ति हो सकती है, इसे मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूं। माननीय मानिक जी दादा भाई कहते हैं, और छोटे राज्यों में भी, यानी कि जहां छोटे राज्य हैं, कम जनसंख्या है, कम क्षेत्रफल है, ऐसे राज्यों में भी चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाएं। भारतीय संघ में चुनाव क्षेत्र से चुने हुए लोगों को शामिल किया जाए। मतलब छोटे राज्यों को भी यहाँ पर पक्ष में खड़े हैं मानिक जी। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, अगर वे मेरे इस दृष्टिकोण से जो मैं विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं सहमत हैं कि संघीय विधानमंडल के लिए चुनाव कराने से उनके अपने प्रशासन में कोई अड़चन नहीं आएगी, उनको अपने राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, तब मेरा निवेदन है कि जहां तक निचले सदन में राज्य के प्रतिनिधित्व की समस्या है उसे सुलझाना आसान हो जाएगा। सिर्फ उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व का सवाल रह जाता है। अगर ये सवाल ऐसे तरीके से सुलझाना है कि जिसमें राज्यों द्वारा नामजद करने की बात ना हो, तब मैं दो विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। पहला विकल्प मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप नार्बियाई प्रणाली को स्वीकार कर ले। इस प्रणाली में एक सदन चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ ये सदन अपने ही सदस्यों में से एक दूसरे सदन के लिए सदस्य चुनता है। इससे उच्च सदन में राज्यों द्वारा प्रतिनिधि नामजद करने की समस्या से बच सकते हैं। या अगर ये स्वीकार ना हो, तब एक दूसरा तरीका है जो मेरा ख्याल है कि जो प्रस्तावित किया जा सकता है, वह यह है कि राजा महाराजा अभ्यर्थियों की सूची दें और इस सूची में से संघीय विधानमंडल के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। यानी कि दो विकल्प बाबा साहब ने यहाँ पर राजा महाराजा के समक्ष रख दिया है। इन दो विकल्प में से कोई एक विकल्प राजा महाराजा को चुनना होगा। आप सभी को मालूम है इस बात से कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उस समय भी छोटे छोटे रियासतों में छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे। मेरे साथियों, इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने केंद्र में रहकर शासन किया, पूरे देश में शासन किया, लेकिन उन्होंने इन राजा महाराजाओं या जमींदारों की स्थिति को, यथास्थिति को बनाए रखा। यहां पर जातिवाद, शोषण, अत्याचार, जितनी भी समस्याएं थी, समस्याओं को हूबहू बनाए रखा। उन्होंने कहीं किसी तरह का सुधार नहीं किया। उन्हें जब लंबा शासन उन्होंने किया और जब उन्हें लगा कि हमको कर्मचारियों की आवश्यकता है, यही के कर्मचारी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, अंग्रेजी शिक्षा को लाए। तो जब उन्हें जरूरत पड़ा, उन्होंने यहां अपनी जरूरत के मुताबिक सुधार या संशोधन किया, लेकिन अदरवाइज कोई उस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ के स्थानीय लोगों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया। अब जबकि गोलमेज सम्मेलन यहाँ हो रहा है,
1930, 31, 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1835 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने जा रहा है। नया संविधान लागू होने जा रहा है अंग्रेजी शासन में, भारत में ही। तो उस पर विचार करने के लिए यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन लगातार हो रहा है, और जिसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट, अन्य कई रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की गई हैं, और उस आधार पर और यहाँ पर प्रत्येक जो कमेटी अलग अलग बनाई गई। आज हम लोग जो संघीय ढांचा समिति की बात कर रहे हैं, ये उप समिति नंबर 1 है। ऐसे अल्पसंख्यक कमेटी बनी थी, मताधिकार कमेटी बनी। तो इस तरह की जो कमेटियां बनी, समितियां बनी, कई सारी समितियां अलग अलग विषय को लेकर बनाई गई। संघीय ढांचा समिति का यहाँ पर कार्य राज्यों में किस तरह से व्यवस्था लागू की जाए, पूरे भारत संघ को किस तरह से यूनाइट किया जाए, इस पर विशेष चर्चा हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था क्या हो, तो इसको लेकर बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से अपनी बात को रखते हैं। और आगे बाबा साहब कहते हैं कि दूसरा जो हमारा विकल्प है, राजा महाराजा अभ्यर्थियों की सूची दे, कैंडिडेट की सूची स्वयं देते। राजा महाराजा चूंकि उन्हें चुनाव पर आपत्ति है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थियों की कैंडिडेट्स की सूची दे दे। मान लीजिए 10 कैंडिडेट उन्होंने दे दिए अपने राज्य से, तो उनमें से जितने चुनाव क्षेत्र होंगे, उनमें से उन्हीं प्रतिनिधियों में से चुन लिया जाएगा। तो ये दूसरा विकल्प, यहाँ पर विधानमंडलों के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये दूसरा विकल्प बाबा साहब ने दे दिया। और पहला विकल्प मैंने आपको बताया कि बाबा साहब कहते हैं कि नार्वियाई प्रणाली को स्वीकार कर लें, और इसके बारे में विस्तार से बताते भी हैं कि वो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो महाराजा बीकानेर यहाँ पर बोल पड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी गरिमामयी उपस्थिति और सदस्य के रूप में संघीय ढांचा समिति में थे। तो उन्होंने पूछा, जिज्ञासावश पूछा बाबा साहब से कि ये चुनाव कौन करेगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये चुनाव निचले सदन द्वारा किया जाएगा। ये जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो निचले सदन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा अपना कहना है कि मैं किसी ऐसी प्रणाली को अपनाए जाने के पक्ष में नहीं हूं जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद करने की बात होगी। यानी कि बाबा साहब पूरी तरह से चुनाव पर अडिग हैं, चुनाव प्रणाली पर अडिग हैं। नामजदगी या यूं ही चुन लिया जाए चेहरा देखकर, कास्ट देखकर, धर्म देखकर, इस पर बाबा साहब सहमत नहीं है। जनता के द्वारा जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा उस पर बाबा साहब पूरी तरह से अपनी सहमति जताते हैं, और उसी बात पर बाबा साहब यहां पर लगातार अडिग बने हुए हैं। तब बाबा साहब आगे कहते हैं, अब अध्यक्ष महोदय, मैं विचारार्थ विषय सूची की एक दूसरी मद पर चर्चा करूंगा, और ये मद है विशेष हितों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। आखिर विशेष हित किससे संबंधित, विशेष क्षेत्र कौन से हैं, विशेष हितों के क्षेत्र कौन से हैं, और वहां किस तरह का प्रतिनिधित्व होगा, इस बारे में बाबा साहब फिर एक बार विस्तार से अपना दृष्टिकोण रखते हैं। बीच बीच में कुछ लोग हैं जो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए 1 या 2 शब्दों में या मुश्किल को आधा छोटे से सेंटेंस में, आधी लाइन में अपनी बात को कह देते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं बाबा साहब से, अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं। जिनमें खासकर यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं कमेटी के, संघीय ढांचा समिति के अध्यक्ष महोदय, लॉर्ड चांसलर डॉक्टर शफाअत अहमद खां हैं, वो भी अपनी बात को बीच बीच में पूछ लेते हैं। श्री जयकर हैं जो यहाँ पर प्रश्न पूछ लेते हैं। माननीय तेज बहादुर सप्रू भी अपनी गरिमा में उपस्थिति, चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर सभी कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे, हिंदू प्रतिनिधि भी आए हुए थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर हैं। तो उन सभी का जिक्र यहाँ पर होने वाला है। आने वाले अम्बेडकर संदेश और ज्यादा रोमांचक और रोचक होने वाले हैं। ऐतिहासिक जानकारी हम लगातार आपके समक्ष हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से हमारा आपसे निवेदन है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी गोलमेज सम्मेलन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जहां से पूरे बहुजन समाज को अधिकारों से लैस किया गया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई जानकारी नहीं हो सकती। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की संपूर्ण कार्रवाई आम जनमानस नहीं तो कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग को जरूर जानना चाहिए, जरूर समझना चाहिए मेरे साथ। और इसलिए बहुत जरूरी है
कि इस अम्बेडकर संदेश को आपसे जुड़े जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुजन समाज से रिलेटेड, संविधान को मानने वाले लोग, उन सभी को ये अम्बेडकर संदेश शेयर किया जाना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। बाबा साहब के समक्ष अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि जो सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो वही सरकार सबसे अच्छी होती है। तब बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी सरकार प्रशासित हो सकती है। तो आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश के इस महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब के अनुसार, बाबा साहब के दृष्टिकोण से कौन सी सरकार सबसे अच्छी प्रशासित हो सकती है। उस सरकार का नाम आपको बताना है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।